हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हम इसको बोल देते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति के एक निश्चित समय में निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तन की दिशा व मात्रा को प्रकट करते हैं। इनका उद्देश्य यह जानना है कि उपभोक्ता द्वारा किए गए निर्वाह व्यय में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, इसलिए इन्हें निर्वाह व्यय सूचकांक भी कहते हैं। So cost of living index numbers, also termed as consumers price index numbers or retail price index numbers, are designed to measure the effects of changes in the prices of a basket of goods or services on the purchasing power of a particular section or class of society during a given period with reference to fixed period। तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह लो या इसको आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कह लो। तो इसमें क्या है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक जो लोग हैं, कैटेगरी है लोगों की, उस कैटेगरी के लिए जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है कि उस ताकि हम पता लगा सकें कि उस कैटेगरी के लोगों का उन आइटम्स को परचेज करने में कितना खर्चा जो है उनका बढ़ा है या कम हुआ है, तो कितना और किस डायरेक्शन में उसमें और कितनी क्वांटिटी में उसमें चेंज आया है, उसको कंसीडर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो निकाले जाते हैं और इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं। So it should be noted that the cost of living index does not measure the actual cost of living. Rather, its objective is to find out how much the consumers of particular class have to pay more. तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग हम यहाँ पे इससे निकाल पाते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं निकलती है इससे, बल्कि हम ये निकाल पाते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि उस जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर जिसके लिए हमने वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है, तो उनके जो खर्चे हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उनको जो है वो कितना और एक्स्ट्रा जो है वो खर्च करना पड़ रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो निकाले जाते हैं। और इसकी यूटिलिटी की क्या क्या यूज़ है, इसका क्या फ़ायदे हैं, इसका प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इसको बोल देते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसको निकालने के क्या फ़ायदे हैं या क्या यूटिलिटी है या क्यों निकाले जाते हैं। तो पहला, द डिटरमिन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। तो इससे आप जो मनी की परचेजिंग पावर के बारे में पता चला सकते हैं कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की, जो आपका एक से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी आपके पास आ जाएगा। द कॉस्ट क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा होगा तो उस केस में आपकी जो है ये वैल्यू लेस देन 1 पॉइंट्स में चली जाएगी, और दैट मीन्स कि फिर आपका जो है वो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द रियल वेजेस। और रियल वेजेस के बारे में कि एक्चुअल तो आपको होता है ना कि आपको मिले हैं 100 की जगह पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब 100 की जगह आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, बट 120 रुपये में भी जो है वो आप उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं जितना आप पहले 100 रुपये में खरीद पा रहे थे। तो उसकी जो रियल वैल्यू है उसको भी जो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज मनी वेजेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे जो है वो रियल वेजेस हमारे पास आ जाती हैं। तो इन केस की अगर आपको आता है कि आपको रियल वेजेस निकालने, तो आपको क्या करना है, जो उसकी मनी वेजेस हैं उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि जो उसको वेजेस मिल रही है। नॉमिनल तो हो सकता है कि जैसे 100 की जगह 120 होगी, बट उसकी एक्चुअल जो रियल वैल्यू है उसका जो उसके बारे में आपको यहाँ से पता चल पाता है, जिसको हम कहेंगे कि उसकी वास्तविक जो मूल्य है उसका यहाँ से हमें पता चल पाएगा। तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें हेल्प करता है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द रिटेल प्राइजेस, की जो रिटेल प्राइजेस हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, उनको कितना कम या ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उन आइटम्स को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है यहाँ से। फिक्सेशन ऑफ डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता डिपेंड करेगा कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी जो आइटम्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइजेस में कितने चेंजेस आए हैं, तो इस
को फिक्स करने के लिए भी जो है हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें पता रहता है कि डीएनएस अलाउंस जो है वो किस रेट पर जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को किस रेट पर डीएनएस अलाउंस जो है वो पे किया जाना चाहिए, कि अलग अलग कैटेगरीज में किस किस रेट से उनको जो है वो डीएनएस अलाउंस पे किया जाए। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन की डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो अगर आपने बनानी है, प्राइस को कंट्रोल करना है, कुछ आइटम्स के प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मिनिमम वेजेस कितनी हो। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए प्राइस से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, रेंट कंट्रोल और दूसरी जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसको भी बनाने के लिए हमें जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स जो है वो हेल्प करते हैं। बट इसको बनाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो जब हम इसको बना रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे वन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल द पीपल, कि सबका जो है वो लिविंग स्टाइल, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज़, सबका जो है वो अलग अलग होता है। तो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को जो है वो सभी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट सेम, क्योंकि सबका एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन अलग अलग होता है। किसी का फूड के ऊपर ज़्यादा है, किसी का एनर्जी के ऊपर ज़्यादा है, तो अलग अलग, किसी का हाउस रेंट के ऊपर है, किसी का क्लोथिंग के ऊपर है, किसी का फ्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा है, किसी का लाइटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा है। तो अलग अलग आइटम्स के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग क्वांटिटीज़ में जो है वो खर्चा किया जाता है। तो इसलिए जो है उसको सभी के लिए अप्लाई करना मुश्किल होता है। कंजम्पशन इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन टेस्ट, कस्टम्स, फैशन, की जो उनकी कंजम्पशन है, कि अगर हम कहें कि इतनी क्वांटिटी कंज्यूम की जाती है, तो जो कंजम्पशन है वो टाइम पीरियड के हिसाब से, समय के साथ साथ जो उनमें उनका टेस्ट है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके फैशन है, तो उनमें चेंज आता रहता है, और उसकी वजह से जो है उसकी कंजम्पशन में भी चेंज आता रहता है। और तो सही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैलकुलेट करने में हमें ये भी प्रॉब्लम आती है। और क्या है कि डिफरेंस इन होलसेल एंड रिटेल प्राइजेस, होलसेल और रिटेल प्राइजेस में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, तो जिसकी वजह से हम सही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं तो जनरली एक प्रोसेस उसके लिए फॉलो किया जाता है। तो क्या वो प्रोसेस रहता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है आपको कि जो भी जैसे यहाँ पे, क्योंकि सबके लिए नहीं अप्लाई किया जा सकता, तो हमें देखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए उसको बनाना चाह रहे हैं। तो उस वर्ग का निर्धारण हमें करना होता है, डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ पीपल, की किसके लिए वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हमने कैलकुलेट करना है। फिर उनके बजट के बारे में इंक्वायरी करनी पड़ती है, कि जो हमने बताया ना कि यहाँ पे सबका प्रपोर्शन सेम नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि उनका फूड के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, फ्यूल, लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलिनियस आइटम्स, तो ये कुछ मेजर कॉमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर कितना कितना खर्च उनको करना पड़ रहा है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्योंकि प्राइजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, तो होलसेल के अलग हैं, रिटेल के अलग हैं, तो वो किस किस रेट पे जो है उस उनको एक्वायर कर पा रहे हैं, तो हमें वो रेट वहाँ से लेने पड़ते हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग जो है उसको सामान को खरीदते हैं। तो प्राइस कोटेशन हमें रिसीव करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद वेट्स के बारे में हमें देखना पड़ता है कि कितनी वेटेज उनको दी जाए। तो वेटेज के लिए आपको पता है कि P0 Q0 जो हमने पढ़ा था वेटेड इंडेक्स नंबर्स के टाइम पे, तो P0 Q0 के बेसिस पर जो है वो उसको, यानी कि जो बेस ईयर में उन्होंने वैल्यू पे की है उन आइटम्स को परचेज करने के लिए, उसके बेसिस पर, या जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसके बेसिस पर जो है वो वेट्स असाइन किए जाते हैं, और इसके बाद जो है वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ये जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो दो मेथड्स हैं। एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा है आपका फैमिली बजट मेथड। तो एक आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है वो फैमिली बजट मेथड। तो पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो इससे हमने कैसे जो है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, P01 से उसको रिप्रेजेंट करना है। और इसमें जो हम वेटेज देंगे वो बेस ईयर क्वांटिटी की वेटेज देंगे। तो करंट ईयर के प्राइजेज और बेस ईयर के प्राइजेज जो है वो बेस में आ गए, करंट ईयर के प्राइजेज जो है वो ऊपर आ गए आपके। और उसमें जो वेटेज देनी है उसको Q0, यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी से उसको वेटेज देनी है। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला है वो सेम जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, ये आपके लेस्पेयर के मेथड के सेम है। लेस्पेयर का मेथड था वो, इसमें भी यही था कि प्राइस जो है वो आपका करंट ईयर बेस ईयर का प्राइस है, बट जो वेटेज उसको देनी है, तो वेटेज हम जो है उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी की देते थे। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो लेस्पेयर का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंगली निकल के आता है। अगर हम यूज कर रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि समूह
व्यय विधि के हिसाब से अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। दूसरा मेथड है आपके पास फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स। वेटेड रिलेटिव्स, सिर्फ मैंने यहाँ पे रिलेटिव्स इसलिए लिखा है कि अगर आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी रिलेटिव आता है, प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस रिलेटिव आता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी आप निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेथड ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। और इसका जो सही नाम अगर हम इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से के एक मेथड के तौर पे जानते हैं तो वो है फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो लेस्पियर मेथड के सेम आ जाता है और ये फैमिली बजट मेथड जो है वो मेथड ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटिव के बराबर आता है, तो इसलिए इसको इस नाम से भी जान लेते हैं। बट इसका जो प्रॉपर नाम है वो फैमिली बजट मेथड ही है। और इसका जो फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का P01 इज इक्वल टू सिग्मा PW डिवाइडेड बाय W। तो पहले प्राइस रिलेटिव्स निकाले जाएंगे और उसको वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सिग्मा PW और उसको जो है वो आप सिग्मा W से डिवाइड कर देंगे, जहां पे P का मतलब है प्राइस रिलेटिव्स और प्राइस रिलेटिव्स जो है वो दैट इज P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। और वेट्स इन केस कि अगर आपके पास दिए हुए नहीं है तो वेट्स हम जो है वो बेस ईयर की वैल्यू के बेस पे निकालते हैं। बेस ईयर वैल्यू मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे P0 इंटू Q0, तो उससे आपके पास वेट्स आ जाएंगे। तो ये वाला मेथड है आपका। अगर आप अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फैमिली बजट मेथड है इसमें आप अर्थमेटिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन केस की आपको बोला जा सकता है कि आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हुए जो है आप इसके फैमिली बजट मेथड से ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हुए जो है आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा P01 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा W log P डिवाइडेड बाय सिग्मा W। यानी कि आपको पहले log P निकालना है, फिर उसको जो है वो वेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस कॉलम का टोटल करना है, उस टोटल को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग निकालेंगे, तब आपका P01 आ जाएगा। तो ये जो दो मेथड्स हैं हमारे पास, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा हमारा मेथड है फैमिली बजट मेथड। तो इन दोनों मेथड्स के हिसाब से जो है वो एक एग्जांपल कर लेते हैं और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग बोथ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। तो आपको दोनों मेथड से निकालना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से भी और फैमिली बजट मेथड से भी। तो निकाल लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट। तो इसमें तीन कमोडिटीज आपके पास दी हैं, वीट, मिल्क, एग्स, ये तीन कमोडिटीज कंज्यूम की जा रही है। बेस ईयर का प्राइस यहाँ पे ईयर का मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस आपका आ गया। तो बेस ईयर में इतनी इतनी प्राइस जो है वो आपने 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 1 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, 3 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से इतनी क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर में कंज्यूम की और ये करंट ईयर के प्राइसेज हैं और इसके बेसिस पर जो है हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो पहला था हमारा, एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स P01 वाज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके हिसाब से जो है हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ था हमारे पास बेस ईयर प्राइस, ये आपका P0 हो गया, बेस ईयर क्वांटिटी Q0 होगी और करंट ईयर प्राइस जो है इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट ईयर प्राइस P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये P0 Q0 और P1 ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, कमोडिटीज जैसे दी थी हमने एज इट इज लिख ली। अब यहाँ पे हमें चाहिए P1 Q0, टोटल ऑफ P1 Q0। तो एक P1 Q0 का हमने कॉलम बना लिया, P1 यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा हमने बना लिया जो है, दूसरा हमें चाहिए सिग्मा P0 Q0 यानी कि बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो एक कॉलम आपका बन गया P0 और Q0। तो यही दो चीजें हमें चाहिए, तो ये दो कॉलम्स हमने बना लिए। तो P0 Q0 किया यानी कि P0 ये है और ये आपका Q0 बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 1 आ गया आपका। और P1 Q0 ये आपका P1 करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4 और इसका टोटल कर लिया 10 प्लस 2 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 प्लस 4 23 और ये 23 सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 23 आ गया और सिग्मा P0 Q0 15, 23 को 15 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गया आपके पास 153.33 यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा मेथड से हमने निकालना था फैमिली बजट मेथड से।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड का जब आपने इस्तेमाल करना है तो ये कमोडिटी सेम, और ये P0 Q0 P1 ये आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। और फॉर्मूला यहाँ पे P01 निकालने के लिए आपके पास क्या है, सिग्मा PW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो सिग्मा PW डिवाइडेड बाय W यानी कि आपको वेट्स भी निकालने हैं और प्राइस रिलेटिव्स भी निकालने हैं। तो पहले आपको P भी चाहिए और W भी चाहिए। तो W कैसे निकालते हैं हम, W के लिए जो फॉर्मूला है आपका P0 Q0 यानी कि बेस ईयर की वैल्यू, बेस ईयर की वैल्यू यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो W जो है उसको आप V से भी याद रख सकते हो, अगर आप चाहें W नहीं याद रहता तो आप इसको V से भी याद रख सकते हो। V मीन्स वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू P0 Q0। तो आप इसको जो है वो V के तौर पर भी याद रख सकते हैं W को, और W को की जगह V भी लिख सकते हैं। तो इसमें हो गया W इज इक्वल टू P0 Q0 यानी कि 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। P0 और Q0 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़ हमें चाहिए इसमें प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा कि P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 150 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 200। 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 133.33। और अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा PW और दूसरा चाहिए सिग्मा W। तो यानी कि P प्राइस रिलेटिव्स और वेट्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल करना है। तो ये P का कॉलम है, ये W का कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल करना है। तो 10 इंटू 150 1500, 2 इंटू 200 400 हो गया, 3 इंटू 133.33 400 आ गया आपका। PW का टोटल किया तो सिग्मा PW 2300, तो सिग्मा PW की जगह हमने 2300 लिख दिया। और वेट्स का जो टोटल था वो हमारा 15, उसकी जगह 15 का 15 आ गया। तो 2300 को 15 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 153.33। तो ये आपके पास आ गया फैमिली बजट मेथड से, अगर आप अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकेस कि अगर आपके पास नहीं कहा गया कि आप अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करें, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करें, तो आप किसी भी मेथड से जो है वो निकाल सकते हैं। तो बट इसी क्वेश्चन को हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू भी कर लेते हैं कि अगर हमारे को कहा है कि फैमिली बजट मेथड से हमने जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग फैमिली बजट मेथड, और यहाँ पर हम जो है वो निकालेंगे किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन से अगर हमने निकालना है तो फॉर्मूला था हमारा P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W लॉग P डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कमोडिटी P0 Q0 P1 ये आपके पास दिया हुआ था। और जैसे हमने W पहले निकाल लिया था, P निकाल लिया था, सेम वे में हम W और P निकाल लेंगे। आप एंटी लॉग निकालने के लिए इसका ज्योमेट्रिक मीन से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा फॉर्मूले में क्या है। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W लॉग P डिवाइडेड बाय W। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग P निकालना है, फिर उसको W से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस कॉलम का टोटल करना है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा W लॉग P यानी कि W को लॉग P से मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल करना है, और जो टोटल आएगा उसको सिग्मा W से डिवाइड करना है। तो P हमने निकाल लिया था पहले जैसे सेम वे में वैसे ही, और W भी निकाल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए log P यानी कि log 150। तो log 150 आप जब log टेबल से देखेंगे तो 150 को जब आप log टेबल में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1761, और डेसिमल से पहले यहाँ पे डिजिट्स हैं 3 1 2 3, 3 माइनस 1 2, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 2.1761। ऐसे ही 200 का निकाल सकते हैं। और जब आप 133.33 का देखेंगे तो 13 को 3 में और फिर 3 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 1249, और डेसिमल से पहले आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 और 3, 3 माइनस 1 हो गया आपके पास 2। तो यहाँ पर जो है वो 2.1249, तो इस तरह से log P आ गया। और फॉर्मूले में हमें log P को W से मल्टीप्लाई करना है, तो ये log P और इसको W से मल्टीप्लाई किया यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.1761, ये आ गया 21.761। 2 इंटू 2.3010 ये आ गया आपका 4.602। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.1249 दैट इज इक्वल टू 6.3747। और सिग्मा W log P, या आप इसको बोल सकते हो सिग्मा log PW, तो ये आपका आ गया 32.7377। तो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख ली।
एंटी लॉग ऑफ ये ऊपर जो हमने सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी इसकी वैल्यू आई थी 32.7377 और सिग्मा डब्ल्यू यानी कि टोटल ऑफ वेट्स तो टोटल ऑफ वेट्स आया हमारे पास 15, तो इसको 32.7377 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो अब आपके पास आ जाएगा 2.1825 और इसका जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। और जब हम एंटी लॉग का टेबल देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स चेक किए जाते हैं, तो यानी कि 0.18 को 2 में और 5 में अगर आप चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1523। अब ये डेसिमल कहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या लिखा है 2 और 2 में एक ऐड करना है, 2 + 1 3 हो गया और 3 डिजिट्स के बाद 1 2 और 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और आंसर आपका आ गया 152.3। तो ये था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको निर्वाह व्यय सूचकांक भी आप कह सकते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बोल सकते हैं, जीवन निर्वाह सूचकांक भी कह सकते हैं। तो ये कैसे या क्यों निकाला जाता है, क्या इसकी यूटिलिटी है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या और जब इसको बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी रचना करनी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो क्या मेथड आपको, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है और उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, और साथ ही उसके एग्जांपल्स हमने आज की वीडियो में करें। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।